नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे आखिर पटेल इंजीनियरिंग में ना बड़ी कंसोलिडेट क्यों करती नज़र आती है। इस खास करके चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे, पिछले 6 महीने के चार्ट देखेंगे तो लगातार एक ऊंचली सतह से ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट का संकेत देखने को मिला है। और प्राइसिंग का आंकड़ा यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि नियरली जो उस टाइम पे प्राइस हायर टू हायर पिछले 6 महीने में 71 रुपये तक गया था, वो प्राइस आज टूट करके नीचे सब लेवल पे आके बंद होती नज़र आती है। और मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलिटी नज़र आती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट 71 रुपये से सीधे 20 रुपये के आसपास। आखिर क्या हुआ कंपनी को लेकर के और क्या करना चाह रही है इनके स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर के? क्या फंडामेंटल में कुछ ऐसा इशू तो नहीं जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा रिएक्शंस देखने को मिला? लोग क्योंकि लगातार कह सकते हैं कि एक टाइम फ्रेम में 11% की यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में गिरावट दर्ज कर, जबकि हायर टू हायर देखा जाए तो करीब 15% से ज़्यादा नीचे गिर चुका था। और ऊपर से सदा से देखा जाए तो करीब 40% की गिरावट दर्ज कर। क्यों ऐसा हुआ? चलिए थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं पटेल इंजीनियर्स को। जो कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन का सर्विस प्रोवाइड करती है। और इन्हें कहती है कि इनके पास ढेर सारा उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे बिजनेस को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स काम है, रियल एस्टेट्स का काम है, सेट्स ओनरशिप एंड द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का कामकाज है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो सर प्रोजेक्ट भी इनके पास आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, जो कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। सौरा हुडो कुडो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जिस पे इनका क्या है, एक कामकाज करती है। इसके अलावा कहते हैं कि शोलापुर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट भी इनके पास, मतलब कंपनी के पास काम की कोई चिंता नहीं, काम ढेर सारा देखने को मिलती है, जो कि सबके सब यहाँ पे इनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। फिर मार्केट में आकर ऐसा क्या कौन सी सेंटिमेंटल बना है तो मार्केट में ऐसा रिएक्शन देखने को सेंटिमेंटल देखने को मिला कि आउटकम अभी रिसेंटली आया था बोर्ड मीटिंग को लेकर के 28, अब कोई ऐसा अपडेट्स नहीं था। रेटिंग की भी बात फिलहाल नहीं है। अगर अगस्त का हम पीपीटी के बाद आकलन करके देखें तो आखिर मार्केट में इसके पीछे क्या क्या सिचुएशन चल रही थी और क्या चल रही है। कहते 75 साल का इनका कंपनी का इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर के, और जून अभी तक जो फर्स्ट क्वार्टर था उसी का रिजल्ट उन्होंने अपडेट दिया था। अब सेकेंड क्वार्टर का भी रिजल्ट आएगा। और कहती कि 7 डिकेड से कंपनी का एक्सपीरियंस बनते हैं, 15 स्टेट में कंपनी करंट डोमेस्टिक प्रेजेंस को लेकर कहती है। और करीब 15,000 मेगावाट्स इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनके पास की बात करती है। 1200 प्लस किलोमीटर्स की रोड बनाई है। और यदि देखा जाए इरिगेशंस को लेकर के तो वो भी कहती है 5.5 लाख के आसपास का टर्न की भी बनाती है। टर्नल्स भी बनाई 300 किलोमीटर के आसपास का। और ये ऑर्डर बुक भी इनके पास अच्छा खासा भरा हुआ था, जो कि जून तक का डेटा था, 180,000 का मिलियंस का था। इसके अलावा कंपनी कहती है कि रिवेन्यू हमारा लगातार ग्रो कैटेगरी के अंदर फिल करती है। तो फिर इसमें ऐसा क्या नज़र आया, हम समझ प्रयास करते हैं। दोस्तों देखा जाए कि जो करंट फिलहाल जो बुक वैल्यू है 40 के आसपास है और इंटरेंसिक वैल्यू अच्छा खासा है। मतलब ये कह सकते हैं कि मार्केट में अभी भी जो प्राइस है इसका वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, जबकि मार्केट में आखिर दोस्तों दो तरह के मार्केट है, मैं हमेशा बाइफरकेट करता हूँ। एक वो मार्केट है जो स्टॉक मार्केट के रिएक्शन दिखा, एक वो मार्केट है जो कंपनी अपनी कारोबार से रिलेटेड कामकाज में अपनी परफॉर्मेंस दिखा। यहाँ पे देखा गया कि जो कारोबार है, कारोबार में ये कहता है कि बुक वैल्यू 40 का है, इंटरेस्टिंग वैल्यू अच्छा खासा है, इसकी वजह से क्या है, ये अंदर वैल्यूड है। अर्निंग भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला, जहाँ पे कह सकते हैं कि एक रुपये के एक आप कभी 350% से ज़्यादा की अर्निंग करती है कंपनी। और ये भी आंकड़ा देखा जाता है कि कंपनी में जो स्टॉक का पी कहता है वो अभी कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से काफ़ी कम है। इसके अंदर भी क्या है, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है, जहाँ आर ओ सी भी आर ओ भी थोड़ा सा कम है एवरेज से। प्रमोटर की होल्डिंग 36% के आसपास। डिमेरिट की बात ये निकल के आती है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेस करके रखा है, जो कि 88%। आखिर कौन से ऐसी विपत्ति चल रही है जहाँ पे प्रमोटर अपनी सारे के सारे प्लेस करती नजर आती है, और ये आंकड़ा देती है जहाँ पे करंट रेशियो और डेट टू इक्विटी के बारे में संकेत देता नजर। इन सभी कड़ी की तरफ हम क्या करने वाले हैं, हम जितने समरी डेटा की तरफ देखे हैं उसके प्रति हम आर टू आर करेंगे, केवल आर टू आर समझेंगे। आखिर रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न क्या करती है, क्या करा।
दोस्तों देखा जाए कंपनी को लेकर के रिस्क टू रिकंसिलिएशन की पहली कड़ी में फाइनेंशियल सिचुएशन को देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का हमारे सामने ये दिखता है कि इनका लगातार कई बार इन्होंने गिरावट भी दर्ज किया और कई बार इन्होंने ऊंचाइयों पे भी टच किया। और यहाँ पे कंपेयर करने के टाइम पे इस तरह से कंपेयर किया जाता है तो कहती है कि यहाँ पे पूरा सा न्यूट्रल गिरावट है जो कि 1.2% करनी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी 28% से ज़्यादा की उछाल करती। ऐसे यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का यदि देखेंगे तो शायद कोविड वाला सिचुएशंस के बाद जो मार्केट ने उछाल बनाई उसके हिसाब से देखा है तो शायद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंपेयर करके देखिए और एक बॉटम से लेकर के हाई तक का कंपेयर करके देखिए तो शायद लगेगा कि मार्केट ने ऊंचाइयाँ को टच करने में कभी कमी नहीं छोड़ा और देखा गया कि नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 35% से ज़्यादा की उछाल बनाती है। अब सवाल आता है जो इनके कड़ी की तरफ यदि ट्रेंडिंग व्यू का पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो जून से लेकर के जून 21 से लेकर के 24 तक में करीब करीब कह सकते हैं कि डबल 100% की उछाल किया और इससे पहले भी मार्च में अच्छी खासी उछाल आया था। प्रॉफिट का एक काफ़ी आंकड़ा जो था खास करके मार्च में अच्छा खासा था लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा पिटा हुआ नजर आता था जून के अंदर। अब सेंटिमेंटल ये कहता है कि सितंबर वाले रिजल्ट इनके लिए कैसा आएगा यही तो शो नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट में कुछ बिकवाली का प्रेशर चल रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि बॉटम पे आने के बाद फिर दोबारा खड़को कि हमेशा कोई ना कोई खरीदता है कोई ना कोई बेचता रहता है भले ही वॉल्यूम कितना भी संकेत दे लेकिन वो क्या होता है हमेशा मार्केट में ट्रेडिंग चलती रहती है। आखिर सवाल आता है कि यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा था उसमें भी कंपनी कहती है कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल एक बनती नजर आती है जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब कह सकते हैं कि इसके हिसाब से 5% के आसपास बन जाती है। नियरली कह सकता हूँ 5% के आसपास बनती है। अब सवाल आता है 5% से ज़्यादा ही बनती है वैसे। अब सवाल आता है कि आर टू आर में हमारे पास दूसरी कड़ी क्या होता है। दूसरा कड़ी है हमारे पास बैलेंस शीट को पीएल से कंपेयर करना क्योंकि पीएल हमेशा एक दिखावा है और दिखावा के पीछे इन परतों को देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के इंक्रीजिंग द डेट्स की बात कर रही है जो कि इनके लिए एक डिमेरिट की संकेत देता है। आखिर इसका रिलेशन कहाँ करती है। रिलेशन की बात इन्होंने फिक्स एसेट्स में देखने को मिला है और कुछ और एक्शन मोड में देखा है तो कहती है फिर इनका रेशियोज काफ़ी कम है जो कि डेटर्स डी को लेकर। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में इस तरह की चीज़ें हैं तो क्या रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होगा और वैसा ही देखने को मिलता है कि 554 करोड़ के आसपास का रिस्क फैक्टर की बात करती है जो कि 45 दिन में पैसा आता है लेकिन 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 एक बात निकल के आती है 544 करोड़ एक जगह और 290 करोड़ एक जगह और यहाँ पे टोटल पार्ट की बात करूँ तो 4500 करोड़ एक जगह। इन तीनों पार्ट को आप कंपेयर करके देखिए जो डेटर्स रेशियो क्या कहता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या कहता है और नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यदि ये हाथ में पैसा नहीं आया कितने दिन के लिए इनके पास रिस्क फैक्टर बना है और क्लाइंट कौन सी है ये भी बड़ा अहम रखता है। क्लाइंट की जिक्र जब हम करेंगे तो कंपनी कहती है कि इनके पास स्टैंड लोन डेटा ऑफ या इनका वो डेटा कंसुलर डेटा उनका उन्होंने हाईलाइट की बात किया जहाँ पे कंसुलर डेटा की हाईलाइट और की बात करती नजर आती है। क्लाइंट लिस्ट की यदि बात किया जाए तो कहती है सब्सटेंशियल कंप्लीशन ऑफ द टर्न की और इन्होंने टर्न की बात कर रही है टर्न। इसके अलावा देखा जाए तो प्रेजेंस की बात करती है करीब। इसके अलावा कहती है कि इनके पास हाइड्रो पावर खास करके ज़्यादा बनाती है कंपनियाँ और इसके अलावा कुछ और तो देखा जाए तो क्लाइंट लिस्ट कौन है और इनके पास सेगमेंट वाइज उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑर्डर बुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक को लेकर के है इरिगेशंस को लेकर के है टर्नल को लेकर के है रोड मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी के पास जो काम है वो कहती है 61% के आसपास कहती है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे इनका कामकाज है। इसके अलावा देखते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात उन्होंने कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा हमारे पास है। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में इनके पास अलग अलग स्टेट में करीब 15 स्टेट में इनका कामकाज है चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो बिहार हो चाहे वो सिक्किम हो चाहे कर्नाटका ही क्यों नहीं हो। और इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है जहाँ पे नेपाल में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात करती है बाकी कोई ऐसा तो देखने को नज़र नहीं आई इंटरनेशनल में चाहे वो अदर कंट्री की बात करें किया जाए। इनके अलावा देखने को मिलती है कि इनके पास जो इंस्टीट्यूशंस को लेकर के मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के अलग अलग कहा है कि 2000 मेगावाट 2000 3000 मेगावाट 600 मेगावाट और इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात यदि देखा तो बड़ा अट्रैक्टिव है। मेजर क्लाइंट इनके पास एनटीपीसीज हैं एनटीपीसी के अलावा सीपीपीपीस हैं सीआरडीको हैं रेल विकास निगम से जैसी कंपनी शामिल है जिनके लिए कंपनी अपनी कामकाज करती है और इससे इसका ग्रोथ लेवल बनाती है। तो मतलब क्लाइंट लिस्ट भी ठीक है
तो हो सकता है सेक्टर वाइज थोड़ा सा दबाव पड़ रहा हो। अब दबाव पड़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पे थोड़ा सा और हम पार्ट को समझने की प्रयास करते हैं और रखने का प्रयास, चलिए जानते हैं कि प्रयास करते हैं। तो इसमें और इन्वेस्टर का मूड क्या क्या है। दोस्तों देखा जाए इन्वेस्टर के मूड में करीब करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं एज ए इंटरेस्टेड पार्टीज को लेकर के। कोई बल्क डील फिलहाल नहीं है। एफ आई और डी आई की भूमिका रही है, जबकि इनमें पब्लिक की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा रही है। पब्लिक प्रमोटर की भूमिका थोड़ा सा कम रहा है कंपेरिजन टू पब्लिक। इसमें कुछ लोगों के पास बड़ी स्टॉक होल्डिंग भी है, जिसमें ये देखा जा सकता है। अदर होल्डिंग में देखा है तो उनकी खुद की वेलफेयर ट्रस्ट के पास करीब 4% से ज़्यादा की होल्डिंग है। फॉर डी आई की काफ़ी ज़्यादा इस होल्डिंग कंपनी में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें। इसके अलावा बात करें तो आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा डी आई के तौर पे किस तरह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट लगातार बेचती भी नजर आती है, का ये भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि कंक्लूजन की तरफ चला जाए तो शायद ये निकल के आती है कि बैलेंस शीट फिगर को यदि हम देखते हैं, वो हमारे सामने दिखता है कि साल दर साल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इनका उछाल क्या बनाती है। 62% और एसेट्स बढ़ती है लेकिन लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। इनके लिए स्ट्रॉन्ग की बात करती है और कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर टू ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स की तरफ आंख में देखें, शायद ये कहते हैं कि सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट उसके डबल से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ा सा उतनी बड़ी गैप अप नहीं हुआ है, जो कि एक होना चाहिए था कंपेरिजन टू द सेल्स। और इसको ले फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के बाद भी यहाँ पे क्या था, कुछ दिक्कत देखने को मिला, जहाँ पे कहती कंपनी नॉट, अब रिवार्ड की यदि बात किया जाए तो कंपनी रिवार्ड नहीं देती है कंपनी अपने निवेशकों, क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जाए तो क्या कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर कंपनी 2023 में राइट इशू लेके आई थी, 2019 में राइट इशू लेके आई थी। उसके बाद कोई ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला। लो कवरेज की बात कर रही है, होल्डिंग हैज़ द डिक्रीज की बात करती है और एक कॉन्टिनेंट लाइबिलिटीज़ की बात कर रही है। डिमेरिट की बात सबसे बढ़िया है कि प्लेस कर रखा है वो सारे के सारे होल्डिंग्स को, और बोरिंग्स कॉस्ट काफ़ी हाई देखने को मिला है कंपेयरिंग टू, और बाकी कुछ ऐसा इस तक की तरफ देखा है तो नहीं देखने को मिला। जबकि पीएस में रेल विकास निगम और आईआरबी इंफ्रा इकॉन जैसे कंपनी शामिल है, जो कि कंपनी इसी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स कॉर्पोरेशन में डील करती नजर आती। दोस्तों चार्ट आंकड़ा आखिर इसमें को लेकर क्या कहती है। चार्ट का आंकड़ा कहती है जिसमें ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है। ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखा है तो पिछले 6 महीने में इनकी जो ट्रेंडिंग व्यू रहा हायर टू हायर, यदि हायर टू लोअर की तरफ देखा जाए शायद बहुत बड़ी गिरावट थी। जबकि फिलहाल भी यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी गिरावट लिया था, और गिरावट के बाद मार्केट यदि लाइन के आसपास सस्टेन कर पाती है तो मार्केट के लिए एक जगह बन पाएगी, मार्केट में जगह बन पाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा गिरावट का संकेत और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंटल क्या हो रहा है, सेंटिमेंटल यहाँ से थोड़ा सा चलने का प्रयास हो रहा है। अब जैसे भी स्थिरता बनाएगी तो शायद मार्केट को नई आयाम तक मदद मिल सकती है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ और नई कंसेप्ट के साथ। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को स्टॉक को लेकर के ट्रेडिंग ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस के अंदर यदि वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंसेप्ट न्यू स्टडी, और तब तक के लिए राइट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।